नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास को हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, और जिसके बारे में आपको बताया भी गया था कि जिसके बारे में लिखित साक्ष्य का अभाव है। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इस प्रागैतिहासिक काल को उपकरणों के आधार पर, अर्थात जो औजार मिले हुए हैं उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला भाग क्या था? पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। हम लोग पुरापाषाण काल, इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल की बात कर चुके हैं। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, अर्थात जो टॉपिक आज हमको पढ़ना है, वो टॉपिक है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज या नियोलिथिक पीरियड। तो नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो सारे के सारे यहाँ पर बताए जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो किसी भी बुक को दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर नवपाषाण काल का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो फिर आप चाहे 4-5 किताबें ले आइए या कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो, कोई चैनल आप देखिए, इससे ज़्यादा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ नवपाषाण काल से संबंधित। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी ऑथेंटिक बुकें हैं, स्टैंडर्ड बुकें हैं, उन सभी बुकों का जो डाटा है मैं एकत्रित करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आपको जो है कहीं अन्य जगह पर भटकना ना पड़े। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका समय क्या है, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है और प्रमुख इसकी विशेषताएं, और चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रमुख स्थल। तो इस तरह से मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट बांटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम समय की बात करें तो समय इसका माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। हालांकि कई बुक्स में आपको 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व लिखा मिलेगा, बट मैंने बताया था कि श्री राम शरण शर्मा, जो कि एक प्रख्यात इतिहासकार हैं, उनकी जो बुक है प्राचीन इतिहास, उसमें जो डाटा दिया गया है वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। तो इस समय को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो ये इसका समय माना जाता है। वैसे भी जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वही उपलब्ध हैं, तो उनके आधार पर जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो एकदम कंफर्म नहीं होते हैं। बट ये है कि एक समय सीमा तय की जाती है कि इस समय से लेकर के इस समय के बीच का ही ये समय रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं उन्हीं के आधार पर इस समय का निर्धारण किया गया है। खोजकर्ता की बात करें तो प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्रिमरोज या प्राइमरोज किताबों में लिखा मिलेगा। सन 1842 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि एक पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज करने का मतलब है, जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देख रहे थे कि कुल्हाड़ी थी, बट वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। नॉर्मल जो सामान्य जो पत्थर थे उन्हीं से वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। लेकिन नवपाषाण काल जो हम देखते हैं, नवपाषाण कालीन औजारों की बात करते हैं, यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है वो अधिक मात्रा में पाई गई है, और कुल्हाड़ी काफी विकसित थी, पॉलिशदार भी थी, यहां तक कि आयताकार पीछे उसके बना हुआ था, उसमें स्टैंड भी था। दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा वो बांके नुमा थी, और आगे की तरफ जो है वो नुकीली हुआ करती थी, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भी नवपाषाण कालीन जो इस साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हुए हैं, अर्थात मिले हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य के सामने नई नई समस्याएं आती गई, उन नई नई समस्याओं का सामना करने के लिए उसने चिंतन किया और नई नई चीज़ों की खोज की, नए नए हथियारों की खोज की। हालांकि अभी भी नवपाषाण काल का जो मानव था वो धातु के जो औजार हैं उनकी खोज नहीं कर पाया था, और यही एक कारण है कि कृषि, पशुपालन, खाद्यान्नों का उत्पादन तो शुरू हुआ, बट उतनी तरह विकसित तरीके से, अर्थात बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कितना भी किया जाए, लेकिन धातु के औजारों की अपेक्षा वो कम ही रहता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो डॉक्टर प्राइमरोज को प्रथम खोजकर्ता माना जाता है। इसकी विशेषताओं पर जरूर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है वो रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, कृषि की शुरुआत होती है, ठीक है। कृषि की शुरुआत होती है। अब कृषि
की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि आपने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि वहाँ जो है पशुपालन की शुरुआत हो जाती है ना, पशुपालन की शुरुआत वहाँ पर हो जाती है, पशु पाले जाते हैं, अब पशुओं को चारा भी दिया जाता है, और इस धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ भी खाद्यान्नों की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि नए नए जो औजार पैदा होते हैं उनका भी योगदान कृषि में होता है। जो ज़मीनें थी, जंगली ज़मीनें थी, उनको साफ करने के का योगदान करते हैं वो औजार, वो कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को काटने के काम आती हैं। इस तरह से थोड़ा विस्तृत क्षेत्र में जो है वो खेती की शुरुआत यहाँ पर होती है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसी फसलें थी जिनका उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। कई बार एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि सबसे पहला उगाए जाने वाली फसल कौन सी है। प्राचीन भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जौ। तो जौ ऑप्शन नहीं था बल्कि यौ था। तो याद रखिए यौ ही जौ को बोलते हैं संस्कृत में, और गेहूं को गोधूम बोलते हैं। तो याद रखिए यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल जो है जौ है, और सबसे पहले खाई जाने वाली जो फसल है वो गेहूं है। खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें, उसके बाद चावल के साक्ष्य बहुत सारे मिलते हैं, मक्का के मिलते हैं, और रुई जो कपास है उसका उत्पादन भी इस समय होने लगा था। स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अब जो है पहले से मानव अब क्या था, काफ़ी उसका माइंड जो है काफ़ी विकसित हो चुका था, है ना। आधुनिक मानव की तरह तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी चिंतनशील हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, आग का उपयोग करना जान गया था। तो इस तरह से अब वो खेती भी कर रहा है, पशुओं को पाल भी रहा है। तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत हर जगह घूमता ही फिरेगा। तो बस्तियां भी यहाँ पर मिलने लगी थी, ठीक है, बस्तियां मिलने लगी थी, और वो एक स्थायी जीवन की शुरुआत यहां से होती है। तो एक बात यहां पर बिल्कुल याद रखिए कि अब जब नवपाषाण काल को पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है वो हड़प्पा सभ्यता आने वाली है। तो एक तरह से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल से हो जाती है। नवपाषाण काल धीरे धीरे जब उसका अंत आता है, तो अंत में जो मानव है, अंत का जो मानव है नवपाषाण कालीन, जिसे हम उत्तर नवपाषाण काल कहते हैं, वो मानव जो है और ज़्यादा जो है दिमाग से तेज हो गया। आप देखिए अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक समय ये था कि मोबाइल फ़ोन नहीं था, है ना, एक समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। धीरे धीरे आज मोबाइल फिर जो है वो स्मार्टफोन जो है वो खिलौना बन गया है। एक एक नहीं बल्कि दो दो लोग लिए घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क का विकास होता है, जैसे जैसे नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई आवश्यकताएं आती हैं, उसके अकॉर्डिंग मानव चिंतन करता है और फिर नई नई वस्तुओं की खोज करता है। तो वैसे ही मानव के साथ भी इस समय हो रहा था। स्थायी जीवन की शुरुआत भी यहाँ पर होने लगती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब पहली बार गेहूं जो खोजा गया है, जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे हम जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रजाति का गेहूं, तो भारतीय प्रजाति का गेहूं किस प्रजाति का था, उस प्रजाति का नाम क्या था, ये अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या बताना होगा? तो ट्रिटिकम कंपैक्टम ये भारतीय प्रजाति का गेहूं है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी पाया गया था। इस बात को याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने बताया भी कि आग के उपयोग की जानकारी, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आग की जानकारी तो हो गई थी, बट अभी उसका उपयोग करना वो नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर वो अभी उपयोग करना भी जान गया। अर्थात जब वो पहले कच्चा मांस खाता था, कच्चे फल कंदमूल फलों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो पका करके भी खाने लगा। क्योंकि अब हुआ कैसे हुआ होगा, हो सकता है कई बार जानवर जल गए होंगे तो उनका जो मांस है वो उसको स्वादिष्ट लगा होगा, फिर उसे लगा होगा कि पका के खाने से ज़्यादा स्वाद आएगा, इसलिए। तो ये कोई एकदम अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके है जो है वो विकास हुआ है। कुम्हार के चाक की जानकारी अगर हम बात करें लगभग 5000 ईसा पूर्व की, तो उस समय जो है वो कुम्हार की चाक की खोज नहीं हुई थी। क्या था ऐसा? तो इसका मतलब क्या उस समय मिट्टी के बर्तन नहीं बनते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनते थे, जिन्हें मृदुभांड बोला जाता है। मृदुभांड बनते थे, बस कुम्हार की चाक से नहीं बनते थे, अर्थात वो हाथ से ही बनाए जाते थे, टेढ़े मेढ़े जैसे भी बनते रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब नवपाषाण काल आता है तो इस समय क्या हुआ, लगभग बात करें तो 4500-4500 ईसा पूर्व के लगभग क्या हुआ कि कुम्हार के चाक की खोज हो गई, जो घुमाया जाता है ना ऐसे ऐसे, और उस पर जो है सारे बर्तन, मटकी वगैरह, घड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो कुम्हार के चाक की जानकारी भी कब होती है? नवपाषाण काल में। अगला है पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार जो है जब होता है नवपाषाण काल में, तो एक तरह से देखा जाए कि एक क्रांति सी आ जाती है। अर्थात चाहे वो खाद्यान्न फसलें हो, या चाहे वो मांस हो, या जानवर हो जो पालने वाले थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानी होने लगी।
चूंकि पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए का आविष्कार अकस्मात नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे अब कैसे हुआ होगा कि अगर कोई लकड़ी है उसको काटा हुआ होगा उसको, तो वो बेलनाकार होती है, उसका जो तना है वो घूम रहा होगा। कई बार ऐसे उस समय का मानव जो है देखा होगा, कोई सामान उसके ऊपर रख करके धकेला होगा, तो उसको लगा होगा कि इस तरह की कोई अगर वस्तु बनाई जाएगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाने में आसानी होगी, और फिर धीरे धीरे करके पहिए का आविष्कार हुआ होगा, अकस्मात नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ आप ये चीज जानते रहिए। प्रारंभिक चरण में गाय, भेड़ व बकरी का पालन होता है। प्रारंभिक चरण में किसका पालन होता है? पशुपालन के तो शुरुआत हो गया था, लेकिन अब देखिए अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो उस समय क्या था? मध्य पाषाण काल में पालतू पशु जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया था, पशुओं को, और पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता। लेकिन जब हम यहाँ नवपाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ गाय, भेड़, बकरी आदि का पालन शुरू हो गया था। शुरू में अगर हम प्रारंभिक चरण की बात करें नवपाषाण काल की, तो उस समय जो है शुरू में बकरी ज्यादा पालते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, गाय फिर पालना शुरू हो जाता है, अर्थात गायों की संख्या बढ़ जाती है। और आपने पढ़ा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता में गाय को सबसे प्रमुख माना जाता था। ठीक है, और वैदिक काल में भी, और जब जाते हैं उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो धीरे धीरे गाय का महत्व बढ़ता गया और गाय एक प्रकार का धन साबित होने लगी। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो ज्यादा धनवान माना जाने लगा। तो ये धीरे धीरे ही विकास हुआ है। अब क्या था? मृदुभांड। मृदुभांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों में चित्रकारी होने लगी थी। देखिए पहले मिट्टी के बर्तन जो बनते थे उनमें चित्रकारी नहीं होती थी, बट अब चित्रकारी भी होना शुरू हो गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखिए। बर्तनों के प्रकार, कैसे कैसे बर्तन हुआ करते थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉलिशदार काला मृदुभांड, से PBW कहा जाएगा। PBW का मतलब क्या है? पेंटेड ब्लैक वेयर। पेंटेड ब्लैक वेयर अर्थात कैसा? पॉलिशदार काला मृदुभांड। धूसर मृदुभांड भी आया। धूसर का मतलब है ग्रे कलर जो होता है। तो धूसर मृदुभांड कब यूज किया गया? जिसे PGW कहा गया है, पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, ठीक है। चटाई की छाप वाले मृदुभांडों की शुरुआत भी यहाँ पर होती है। हालांकि ज्यादातर अगर इसके और पहले जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो गेरुए कलर के जो मृदुभांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन बाद में काले बर्तन भी आते हैं। अनाजों की बात करें तो अनाज जो है कच्ची मिट्टी के अन्नागारों में रखा जाता था। अब सोचिए जब वो दोस्तों कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो अब वो स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, स्थायी जीवन उसका हो गया, वो स्थायी रूप में रहने लगा। तो उसे वस्तुओं को संग्रहण करने की भी आवश्यकता महसूस हुई। अर्थात अगर अन्न उपजाया जा रहा है तो उसे रखेगा कहाँ? तो ऐसे में जब रखने वाली वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो ऐसे में उसने अन्नागार बनाए। आपने दोस्तों, मैं अपने खुद बात करूं तो मैंने बचपन में मेरी जो दादी थी, मैंने देखा है कि जो मिट्टी थी, मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे बर्तन बनाया करती थी, उस पर जो गेहूं चावल वगैरह भरा जाता था। उनका आकार मैं एक बार आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जो है वो आकार उनका लगभग हुआ करता था। ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें क्या था? इनको अन्नागार बोला गया। इन्हीं में से, और बड़े बड़े होते थे, इनमें अन्न जो है वो भरा जाता था। तो ये देखिए, अभी मैं अगर बात करूं 20 साल पहले की, 15 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तब की ये बात ऐसा होता था। हालांकि जैसे बाद में क्या हुआ कि अब इनकी जगह पर जो है वो टंकियां आ गई, है ना, लोहे की चीज़ें आ गई, उनमें गेहूँ चावल लोग भरना शुरू कर दिए। तो उस समय भी क्या होता था कि कच्ची मिट्टी के जो अन्नागार थे, पक्की भी रहे होंगे लेकिन अधिक मात्रा में जो है कच्ची मिट्टी के जो है अन्नागार मिले हैं, जिनमें अनाज रखा जाता था। औजार बनाने के लिए स्लेट पत्थर का प्रयोग होता था। सिंधु की सहायक हकरा नदी की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। 47 उत्तर नवपाषाणकालीन बस्तियां, इसका मतलब क्या है? नवपाषाणकालीन के लास्ट में जो है 47 बस्तियां मिली हैं। और कहाँ बस्तियां मिली हैं दोस्तों? ये सिंधु की सहायक नदी हकरा नदी। ये हकरा नदी दोस्तों घग्गर नदी है, जो कि सिंधु की सहायक है। ये हरियाणा में बहती है और इसके बाद राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान के बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसका नाम हकरा हो जाता है, लेकिन जब तक ये भारत में बहती है तो इसे घग्गर भी बोला जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है, ये उसी का एक रूप है, ये वही नदी है घग्गर। हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वो नदी तमा, वो सरस्वती नदी जो है वो घग्गर नदी नहीं है। तो इस पर विवाद है। हालांकि इतना आप जानते रहिए कि यह हकरा नदी जो सिंधु की सहायक है वो भारत में बहती है तो घग्गर कहलाती है, और जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो ये हकरा कहलाती है। तो इसकी घाटी में जो है 47 उत्तर नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। नवपाषाणकालीन औजारों की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ छेनी, कुल्हाड़ी, बसुले आदि मिले हुए हैं। ठीक है,
याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर रखा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रमुख प्रमुख स्थल हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसी बोलन, वहाँ पर एक नदी बहती है जिसे बोलन नदी नाम दिया जाता है। तो बोलन नदी के तट पर एक मैदान है जिसे कोची मैदान कहते हैं, और उसे ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। उस मैदान को ब्रेड बास्केट अर्थात रोटी की डलिया, ये भी कहा जाता है किसको? कोची मैदान को। और ये कहाँ पर है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक है, बोलन नदी के तट पर। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं पुरानी खोजों के अनुसार, इसमें 7000 ईसा पूर्व का कृषि साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से, और पालतू भैंस का जो है प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला हुआ है। तो मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला जो है वो नई खोज के अनुसार लहुरा देव है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थल है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के कृषि एवं चावल के साक्ष्य जो हैं वो मिले हुए हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ से मिला क्या है? कृषि एवं चावल के साक्ष्य। कोल्डी हवा एक स्थान प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बोलते थे, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर है। यहाँ से 6500 BC अर्थात 6500 ईसा पूर्व में के चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल की भूसी मिली हुई है। तो ये 3 स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्डी हवा, लहुरा देव, मेहरगढ़। इनको याद रखने के लिए आप ट्रिक एक अपना सकते हैं, LMK। L से लहुरा देव, M से मेहरगढ़ और K से कोल्डी हवा। एक स्थल है चिरांग, जो कि सारण बिहार में पड़ता है। यहाँ से हिरण के जो सींग होते हैं उनकी हड्डियों के उपकरण मिले हुए हैं। और इसके बाद कश्मीर के 2 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफा कराल। कई बार इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान, ठीक है, बुर्ज खलीफा, है ना। तो बुर्ज खलीफा का मतलब क्या हुआ? खलीफा का स्थान, अर्थात खलीफा का जन्म स्थान, जहां पर खलीफा का जन्म हुआ था उसे बुर्ज खलीफा। कहां पर है दोस्तों बुर्ज खलीफा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में है, और बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं गर्त निवास, गर्त आवास, इसका मतलब है कि यहाँ लोग गड्ढों में निवास करते थे, ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। शिकार एवं मछली पालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ पर कब्र में मिला हुआ है। कब्र में जो मालिक होते थे कुत्ते के, और तो उन मालिकों के साथ उनके कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम कश्मीर से, ठीक है। इसके बाद अगर हम गुफा कराल की बात करें तो गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट जगहें हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं, जैसे संगन कल्लू कर्नाटक में है, पिकली हल जो है वो भी कर्नाटक में है। इन जगहों से राख के टीले या राख के ढेर भी मिले हुए हैं। तो दोस्तों हमने नवपाषाण काल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी लगभग सभी के सभी हमने यहाँ पर बात की है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी अलग कुछ तथ्य हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी अधिक मात्रा में करें, ताकि ये इस तरह के जो वीडियो है जो कि निःशुल्क हैं, आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।